द रिटर्न ऑफ द नेटिव्स थॉमस हार्डे का लिखा हुआ एक मशहूर नावल है। हार्डे का शुमार अपने दौर के नुमायाँ अलमिया नावल नगारों में होता है, लेकिन उसकी ट्रेजेडी का नज़रिया बाकी तमाम राइटर से बहुत मुख्तलिफ और शायद किसी हद तक नाकाबिल यकीन भी है, क्योंकि हार्डे के तमाम नावलों में ट्रेजेडी का बुनियादी मुहर्रिक कुदरत ही होता है, जो कि मुख्तलिफ इत्तफ़ाक़ात और हादसात की सूरत में हमेशा इंसान की तबाही का सामान लिए रखती है। और हार्डे के तमाम किरदार अपनी तमाम तर जद्दोजहद के बावजूद भी नेचर के सामने बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं। रिटर्न ऑफ द नेटिव भी हार्डे के फ़लसफ़े हयात की एक बेहतरीन अक्कासी है, जिसमें हार्डे एक बार फिर अपने पढ़ने वालों पर यह बात साबित करने में किसी हद तक कामयाब हो जाता है कि हैप्पीनेस इज़ एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, यानी ज़िंदगी एक मुसलसल तकलीफ़ और दुखों भरी दास्तान की तरह है, जहाँ खुशी के लम्हात कभी कभार ही मिलते हैं। इस कहानी के तमाम किरदार अपनी खुशी के हसूल में तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी हालात और वाक़यात के चक्कर में ऐसे फंसे रहते हैं कि खुशी की तरफ उठने वाला हर कदम अपने अंदर अलमिया का एक सामान लिए होता है और उन्हें तबाही के मज़ीद करीब कर देता है। नावल का आगाज़ एग्डन हीथ से होता है, जो कि क्लाइम नावल का हीरो का आबाई गांव है। क्लाइम की कज़न थॉमसन की शादी वाल्ड्रियो से होना थी, जो कि गैर मुकर्रर चर्च जहां वाल्ड्रियो शादी करने का लाइसेंस नहीं रखता था में जाने की वजह से नहीं हो पाती। अगरचे मिसेस योरब्राइट, जो कि क्लाइम की माँ और थॉमसन की आंटी है, पहले से ही शादी के लिए रजामंद नहीं थी, लेकिन इस तरह से शादी का ना होना उसके लिए बहुत बेइज्जती का मुकाम था। रेडलमैन, जो कि कभी थॉमसन से शादी करने में नाकाम हो चुका था और इसकी मोहब्बत में ख़ुद को इंतहाई कम दर्जे पर ले आता है, थॉमसन की खुशी की खातिर खुद को इस सारे मामले में शामिल करने पर मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ यूटिशिया, जो कि नावल की दूसरी हीरोइन है, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत गुमान है, ये समझती है कि शायद वाल्डीव ने उसकी खातर इस शादी से इनकार किया है, क्योंकि यूटिशिया और वाल्डीव के दरमियान दोस्ती का एक मजबूत रिश्ता काफ़ी अरसे से कायम था। 15 अक्टूबर को गाय फॉक्स डे पर यूटिशिया और वाल्डीव की मुलाकात के बारे में रेडलमैन को पता चलता है, तो थॉमसन की खुशी की खातर वो यूटिशिया को वाल्डीव से अलग करने की कोशिश करता है। थॉमसन नाराज़गी में आकर वाल्डीव से शादी से इनकार कर देती है और वाल्डीव का यूटिशिया से भी ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। और दूसरी तरफ क्लाइम के पेरिस से आने की खबर पूरे एग्डन हीथ में फैल जाती है और यूटिशिया, जो कि फ़ैशनेबल ज़िंदगी की बहुत मतलाशी थी, क्लाइम के आने पर फिर उसी को अपनी ख्वाबों में सजा लेती है। आखिर एक दिन यूटिशिया को क्लाइम से मुलाकात का मौका मिल जाता है और दोनों के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दिन क्लाइम को अचानक किसी की शादी के सिलसिले में एग्डन हील से बाहर जाना पड़ता है और वहाँ से उसे अपने दोस्तों से थॉमसन और वाल्डीव की शादी के बारे में पता चलता है, जिसकी तस्दीक के लिए वो मिसेस योरब्राइट से ख़त के ज़रिए तमाम मामलात के बारे में बात करता है। इस दौरान वाल्डीव और दोबारा थॉमसन को शादी का पैगाम भेजता है, जिसे थॉमसन और मिसेस योरब्राइट इसलिए कबूल कर लेते हैं कि क्लाइम इस मामले में नाराज़ या परेशान ना हो। क्लाइम की वापसी तक थॉमसन वाल्डीव की शादी हो जाती है और वापसी पर यूस्टेशिया क्लाइम ताल्लुकात ज़्यादा परवान चढ़ना शुरू हो जाते हैं। मिसेस योरब्राइट चाहती थी कि क्लाइम वापस पेरिस चला जाए, जबकि क्लाइम एग्डन हीथ में स्कूल खोलने का इरादा रखता है। मिसेस योरब्राइट को जब क्लाइम के स्कूल खोलने और यूस्टेशिया से शादी के इरादे का पता चलता है, तो वो क्लाइम से इस बात पर नाराज़ हो जाते हैं और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ यूस्टेशिया भी इस गुमान में थी कि वो क्लाइम से शादी करके पेरिस चले जाएगी और बेहतर ज़िंदगी गुजारेगी। क्लाइम अपनी माँ से झगड़ा करके अलहदा घर में आ जाता है और यूस्टेशिया से शादी करके उसके साथ ज़िंदगी बसर करना शुरू करता है। और एक दिन थॉमसन कुछ पैसों के लिए मिसेस योरब्राइट के पास आती है और शाम को वाल्डीव के ज़रिए रकम मंगवाने का मुतालबा करती है, लेकिन मिसेस योरब्राइट वाल्डीन पर इतबार ना करते हुए दूसरे दिन अपनी तमाम जमा पूंजी 2 हिस्सों में तकसीम करके क्रिस्टियन कैंटल के हाथ आधी रकम थॉमसन
और आधी क्लाइम के लिए भिजवा देती है। जबकि क्रिस्टिन कैंटल इस दिन एक लॉटरी जीतने के बाद ये समझता है कि आज इसका खुशकिस्मत दिन है और वाइल्ड ईव के साथ शर्त लगाकर तमाम रकम उससे हार जाता है और वाइल्ड ईव को रकम के बारे में सब कुछ बता देता है। रेडलमैन, जो कि इत्तफाकन जारी के पीछे से ये सब कुछ देख रहा था, जब उसे पता चलता है कि ये रकम थॉमसन की है तो इसके पैसे इस तक पहुंचाने के जज्बे के तहत सामने आकर वाइल्ड ईव को दोबारा शर्त पर आमादा करता है और आखिर तमाम रकम वाइल्ड ईव से जीतकर सारी रकम थॉमसन के हवाले करता है, जिसे वह यह समझ कर रख लेती है कि शायद ये रकम मिसिस जॉब राइट ने रेडलमैन के हाथ इसके लिए भिजवाई है, जबकि रेडलमैन इस दौरान क्लाइम की रकम बिल्कुल भूल चुका होता है। यूटिशिया और क्लाइम अपने अलग छोटे से घर में नई ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इस दौरान यूटिशिया इस गुमान में होती है कि वो क्लाइम को पेरिस के लिए आमादा कर लेगी, मगर क्लाइम का वापसी का कोई इरादा नज़र नहीं आता। थॉमसन की तरफ से रकम का शुक्रिया वसूल होने के बाद मिसिज ह्यूब्राइट अब क्लाइम के घर रकम के बारे में जानने के लिए जाती है, जहां उसका सामना यूटिशिया से होता है। रकम के बारे में दरियाफ्त करने पर यूटिशिया, जिसे इस सारे किस्से का बिल्कुल इल्म नहीं होता, ये गुमान करती है कि शायद मिसिज ह्यूब्राइट इसके और वाइल्ड ईव के ताल्लुकात के हवाले से इस पर कोई बहतान लगा रही है, जिस पर दोनों में खूब झगड़ा होता है और मिसिज ह्यूब्राइट बहुत दुखी हालत में वापस आ जाती है। क्लाइम की स्कूल के मंसूबे पर हद से ज़्यादा मेहनत से आंखों की रोशनी बहुत कम हो जाती है और वो तकरीबन अंधा हो जाता है। ऐसे में वो लकड़ियाँ और घास फूस इकट्ठी करके बेचने के लिए के मामूली से पेशे से मुंसलिक हो जाता है, जिस पर यूटिशिया के ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। इस दौरान यूटिशिया की वाइल्ड ईव से इत्तफाकन एक मेले में मुलाकात होती है और दोनों में एक बार फिर मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि वाइल्ड ईव अब थॉमसन के साथ ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी बसर नहीं कर रहा है और यूटिशिया भी क्लाइम के अंधेपन से किसी हद तक इसके साथ नाखुश थी। रेडलमैन एक बार फिर यूटिशिया और वाइल्ड ईव को इकट्ठे देखकर शक में मुब्तला हो जाता है। मिसिज ह्यूब्राइट दोबारा क्लाइम से ताल्लुकात बहाल करने के बहाने उससे मिलने उसके घर जाती है और इत्तफाकन वाइल्ड ईव भी उस वक्त यूटिशिया से मिलने वहाँ मौजूद होता है। क्लाइम उस वक्त सो रहा होता है और वाइल्ड ईव और यूटिशिया के साथ गप्पे लगाने में मसरूफ़ होती है। जैसे ही क्लाइम की वालदा दरवाज़ा खटखटाती है, यूटिशिया ये सोचकर नज़रअंदाज कर देती है कि उसका खामद क्लाइम दरवाज़ा खोल देगा, जबकि वो सो रहा होता है। अब बूढ़ी खातून सोचती है कि उसका बेटा और बीवी उससे मिलना नहीं चाहते। इस पर बूढ़ी खातून दिल बर्दाश्ता हो जाती है और थकावट की हालत में वापस मुड़ जाती है और झाड़ियों में गिर जाती है, जहां उसे एक सांप काट लेता है और वो वहीं पर गिरकर मर जाती है। एक लड़का क्लाइम को बताता है कि उसकी माँ मरते वक्त अपने बेटे को नज़रअंदाज करने के बारे में कुछ अल्फाज कह रही थी। यूँ यूस्टेशिया और क्लाइम आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। यूस्टेशिया अपने दादा के घर चली जाती है और क्लाइम से नाराज़ हो जाती है। वाइल्ड ईव को इस दौरान गैर मुतवक्का तौर पर एक विरासत में हिस्सा मिल जाता है और वो खासा अमीर हो जाता है। चनाचे वो यूस्टेशिया को तजवीज़ देता है कि वो इसके साथ भाग जाए, लेकिन वो अभी भी उम्मीद में होती है कि इसका खावंद यकीनन वापस आएगा, लेकिन वो वाइल्ड ईव को भी रजामंदी का जाहिर कर देती है। क्लाइम अब यूस्टेशिया को एक ख़त लिखता है जिसमें वो उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन बदकिस्मती से ख़त यूस्टेशिया तक पहुंच नहीं पाता और आखिरकार यूस्टेशिया अपना भाग जाने वाला प्रोग्राम फ़ाइनल कर देती है। वो रात के अंधेरे में घर से निकलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश और तूफ़ान की वजह से एक तालाब में गिरकर मर जाती है। वाइल्ड ईव इसको बचाने की कोशिश में खुद भी डूब जाता है। क्लाइम भी इनको बचाने के लिए पानी में छलांग लगाता है। डिगोरी वेन इनको दूसरे अशख़ास की मदद से पानी से बाहर लाता है, लेकिन क्लाइम के अलावा बाकी दूसरे मर जाते हैं। क्लाइम अब कहता है कि ये दूसरी औरत है जो इसके हाथों कत्ल हो गई, पहले उसकी माँ और फिर उसकी बीवी। अब वो हमेशा अपनी माँ की अधूरी होने वाली ख्वाहिशात को याद करता है और थॉमसन से शादी का फ़ैसला कर लेता है। वो अपनी माँ और बीवी की कब्र पर रोज़ाना जाने का मामूल बना लेता है और रूहानी तालीमात और अखलाकियात की तालीम को आम करने वाला मुबल्लिग बन जाता है और आखिर में थॉमसन की शादी डिगोरी वेन से हो जाती है। यूँ ये नावल, जो किरदारों की मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर परवान चढ़ता है, नेचर और नेचर से मुंसलिक बाकी चीज़ों से ख़त्म हो जाता है।